हेलो, वेलकम टू फन टू ट्यूटर नीट चैनल। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ये आपका एनसीईआरटी का बुक है। ये आपको ऐसे अगर देखोगे तो बहुत डर जाओगे, इसलिए मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बना चुकी हूँ। एक एक लाइन कवर होगा आपका एनसीईआरटी का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से देख कर आना। ओके। तो पहले हमारे पास एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके बांट रहे थे। जैसे कि प्लांट्स को उन्होंने एक कैरेक्टर यानी कि हाइट के ऊपर बेस करके ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में बांट दिया। और जो एनिमल्स थे उनको भी एक कैरेक्टर के ऊपर बेस करके, लाल खून है कि नहीं इसके ऊपर बेस करके एनाइमा और इनाइमा में बांट दिया है। ओके। अब जो साइंटिस्ट आया उसका नाम है लीनियस। उन्होंने कहा कि ये सब अनाइमा इनाइमा इस सब को हटाओ और ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स इनको भी हटाओ। सिर्फ दो किंगडम होंगे, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। आज की डेट में हम जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एक ही सेल होता है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो एक सेल क्या करता है, सारा का सारा फंक्शन करते हैं। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, सब कुछ एक ही सेल कर रहा होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और एक एक सेल एक एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। राइट। जैसे कि एक सेल डाइजेशन किया, दूसरा सेल एक्सक्रीशन किया, तीसरा सेल स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके। तो उन्होंने देखा कि बहुत जो अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि प्लांटी में और एनिमेलिया में, आपको प्लांटी में भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों मिल रहे हैं, एनिमेलिया में भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोनों मिल रहे हैं। तो ये तो बहुत नाइंसाफी है। कैसे आप इनको एक साथ रख सकते हो? और उसके बाद और एक प्रॉब्लम हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम क्या जानते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है? जो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स है और उस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल ऐसे नेकेड साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ मिलेगा आपको, कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और प्रोकैरियोटिक में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। तो साइंटिस्ट्स ने देखा कि प्लांटी में आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों मिल रहा है, लेकिन एनिमेलिया में सिर्फ यूकैरियोटिक ही मिल रहा है, लेकिन प्लांटी में दोनों एक साथ मिल रहा है। तो ये भी तो एक नाइंसाफी है। इनको एक साथ कैसे रख सकते हो? तो हमारे पास आया एक और साइंटिस्ट, अर्नस्ट हैकेल, जिन्होंने क्या किया, ये जो प्लांटी था वहां से जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लिया, एनिमेलिया से जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको लिया, और एक तीसरा किंगडम बना दिया जिसमें सारा का सारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तीसरा किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। ओके जी, हो गया। अब देखो, प्लांटी में अब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन उसमें अभी भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों है। एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है, और प्रोटिस्टा जो कि नया किंगडम है वहां में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो है लेकिन उसमें भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों है। अब इस इशू को रिजॉल्व करना है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को अलग करना है। वो आके अलग कर दिया हमारा कोपलैंड नाम का एक साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा ऐसा रखा। उन्होंने सिर्फ ये किया कि प्लांटी से जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है वो, और प्रोटिस्टा में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है उनको निकाल के पूरा का पूरा, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है उनको एक मोनेरा नाम का किंगडम में भर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, प्लांटी के अंदर आपको मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलेगा, एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स है, प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक को तो मोनेरा में शिफ्ट कर दिया गया है, और मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोटिक है। अब उन्होंने रिसर्च करके ये पता किया जी, ये जो मोनेरा है यहाँ पे तो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स वाला ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है ना, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर है। क्योंकि देखो, प्रोकैरियोटिक और जो सेल होता है उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पे डीएनए ऐसा तैरता हुआ मिलेगा साइटोप्लाज्म में नेकेड, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। तो ये सब चीजें ना उनको मल्टी सेलुलरिटी अफोर्ड नहीं
करने देते। ठीक है, मल्टी सेलुलरिटी में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होंगे एक ऑर्गेनिज्म में और एक एक सेल एक एक पर्टिकुलर फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, वो बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करके एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेगा, ये चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही बहुत अंडर डेवलप्ड है। मतलब एक सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस ही नहीं मिलेगा, बहुत सारे ऑर्गेनल्स ही नहीं मिलेंगे, तो बहुत सारे सेल्स एक साथ कैसे फंक्शन कर पाएंगे, इसलिए वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन आप लोग जब मोनेरा पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा यूनिसेलुलर हो सकता है और कोलोनियल भी हो सकता है। तो कोलोनियल का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सारे सेल्स जब एक साथ रहेंगे। लेकिन ये कोलोनियल और मल्टी सेलुलर, ये दोनों में आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। देखो मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म में ये 6 सेल है और ये 6 सेल एक ऑर्गेनिज्म में है। तो ये सेल नंबर 1 मान लो डाइजेशन कर रहा है, ये सेल नंबर मान लो दूसरा सेल खाना को स्टोर कर रहा है, तीसरा सेल सांस लेने में हेल्प कर रहा है, चौथा सेल एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। तो ये इंडिविजुअली काम नहीं कर रहा है, ये अपना एक काम कर गया, ये अपना एक काम कर रहा है, और ये डिफरेंट डिफरेंट काम करके ये ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर रहा है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर रहा है। They are not individual entity, they are a part of the individual organism. देखो cells are not individual entity, they are part of an organism. ये है मल्टीसेलुलर। और आपका जो कोलोनियल फॉर्म है, कोलोनियल फॉर्म में क्या मिलेगा, कोलोनियल फॉर्म में आपको बहुत सारे सेल्स एक साथ रहने को मिलेगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि एक कॉलोनी में बहुत सारे सेल्स एक साथ रहते हैं, लेकिन एक एक सेल एक एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये दो सेल आपस में, मतलब इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ये दो सेल एक दूसरे को हेल्प नहीं कर रहा है कुछ करके। इनिशियल केस में, इसके प्रीवियस वाले केस में क्या था, एक खाना बना रहा था, एक स्टोर कर रहा था, एक रेस्पिरेशन कर रहा था, एक एक्सक्रीशन कर रहा था, ऐसे करके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करके वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर रहा था। लेकिन यहाँ पे तो ये खुद ही एक ऑर्गेनिज्म है, ये खुद सेल अपना सारा काम करेगा, ये सेल भी अपना सारा काम करेगा, ये दोनों आपस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो कोलोनियल में क्या होगा, ईच सेल इज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, हो गया, ये नोट अब बना लेना। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास एक चौथा साइंटिस्ट आया, वो है आर.एच. व्हिटेकर। देखो, एक नंबर साइंटिस्ट लिनियस अर्नेस्ट हैकेल, जो कि किंगडम दे रहा है, किंगडम फॉर्म कर रहा है। एरिस्टोटल ने कोई किंगडम नहीं दिया था, इसलिए हम उसको नंबर 1 नहीं कंसिडर कर सकते हैं। किंगडम में नंबर 1 है लिनियस, नंबर 2 है अर्नेस्ट हैकेल, नंबर 3 है कोपलैंड और नंबर 4 है आर.एच. व्हिटेकर। ठीक है, तो आर.एच. व्हिटेकर जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा और देखा कि ये जो प्लांटी है, हम क्या जानते हैं प्लांट्स क्या करता है, अपना खाना खुद बना सकते हैं, राइट, दे आर ऑटोट्रॉपिक, वो सनलाइट यूज करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन इस प्लांटी किंगडम में उनको ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी कि पैरासाइटिक, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करता है, जिसको हम पैरासाइटिक बोल सकते हैं, और किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर खाने के लिए डिपेंड करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सैप्रोफाइटिक। तो ये भी तो बहुत नाइंसाफी है, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है, उसके साथ आप खाना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स को कैसे रख सकते हो। और एक डिफरेंस उन्होंने नोटिस किया कि प्लांट्स के पास सेल वॉल होते हैं, राइट, और वो सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ होता है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, उनका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ होता है। तो दो बहुत मेजर डिफरेंसेस उनको मिल गया, और उन्होंने क्या किया, इस प्लांटी से
वो ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकाला और उनके लिए एक अलग सा किंगडम बना दिया जिसको हम बोलेंगे फंजाई। देखो, काइटेनियस सेल वॉल, हेटेरोट्रॉपिक। अब क्या है, अब प्लांटी के अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है, एनिमेलिया के अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है, प्रोटिस्टा के अंदर ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स है, और फंजाई के अंदर क्या होगा, मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट ही होगा, क्योंकि प्लांटी भी तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है और प्लांटी से ही तो फंजाई को निकाला गया है। तो ये सारे के सारे यूकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर होंगे। अब देखो, आज की डेट में हमारा जो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन है वहां पे क्या होता है, देखो एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दिया है लेकिन स्ट्रक्चर आउटलाइन दिया हुआ है, वही मैं यहाँ पे लिख दिया। मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया और बाकी के सारे जो ऑर्गेनिज्म है, ये बाकी के सारे क्या है, यूकैरियोटिक है, और मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोट है। तो ये मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया और बाकी को एक ही डोमेन में रखा, तो 3 डोमेन हो गया। लेकिन 6 किंगडम बन गया, मोनेरा को फर्दर 2 हिस्सों में बांट दिया, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 5 किंगडम थे, राइट। तो एक और ऐड हो गया, तो 6 किंगडम। देखो, 3 डोमेन सिस्टम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक और चीज देखो, हमारा जो R.H. विट्टिकर साइंटिस्ट है ना, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया कौन सी साल में, ये इंपॉर्टेंट है, 1969। ठीक है, और 5 जो किंगडम है वो क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, अब देखो कि पहले जो हमारा एरिस्टोटल साहब थे वो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया, उसके बाद लीनियस ने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करके प्लांटी और एनिमलिया में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो अर्नस्ट हैकेल आया, उन्होंने क्या किया, एक और कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर किया कि यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। उसके बाद कोपलैंड ने आके ये कंसिडर किया कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। उसके बाद R.H. विट्टिकर आके क्या कंसिडर किया, सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी कंसिडर किया, सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, न्यूट्रिशन को भी कंसिडर किया कि कैसे खाना मिलता है, ऑटोट्रोपिक है या हेटेरोट्रोपिक है। मतलब जब से किंगडम आगे बढ़ते जा रहा है, हम जितने कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लासिफाई करने के लिए कंसिडर करते हैं उनका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। देखो, R.H. विट्टिकर 5 चीजों को कंसिडर किया था ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाने के लिए। पहला चीज तो हो गया सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है कि नहीं। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेलुलर लेवल या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल या फिर ऑर्गन लेवल। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रोपिक है या फिर हेटेरोट्रोपिक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल। उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि देखो, R.H. विट्टिकर ने रिसर्च करके ये पता किया कि हमारे धरती पर पहला कौन किंगडम आया होगा, पहले मोनेरा आया होगा, क्योंकि एक तो ये यूनिसेलुलर है, फट से तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो सकता है ना धरती पे बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। अचानक से लाइफ का ओरिजिन हुआ, और जब लाइफ का ओरिजिन होगा, लाइफ का जब शुरुआत होगा, तब तो अचानक से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएगा ना, पहले वो यूनिसेलुलर बनाएगा। और यूनिसेलुलर के बाद हम क्या कंपेयर करेंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आगे आएगा क्योंकि प्रोकैरियोटिक लोअर है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनल्स बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता इंपॉर्टेंट चीजें बनेंगे, राइट। तो पहले इन द वेरी बिगिनिंग न्यूक्लियस नहीं थे, बहुत सारे ऑर्गेनल्स नहीं थे प्रेजेंस में, सेल्स में। तो पहले यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक पहले आया, उसके बाद आया होगा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो कि है प्रोटिस्टा, और उसके बाद आया होगा मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक जिसमें क्या क्या आता है, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये है हमारा इवोल्यूशनरी पाथवे, मोनेरा से ये फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया तक। क्लियर, तो इसको हम बोलेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, अब ये जो टेबल आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये खुद से पढ़ सकते हो, हर चीज मैंने बता चुकी हूँ। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक आपको मिलेगा, ये मैं आपको मतलब टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड कर रही हूँ। देखो, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म खाना कैसे खाएगा। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे ऑटोट्रोपिक, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, जिसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रोपिक।
अब ऑटोट्रॉपिक में भी आपको दो मिलेगा, फोटो ऑटोट्रॉप्स जो सनलाइट यूज करके खुद का खाना बनाते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉप्स जो केमिकल्स को यूज करके खुद का खाना बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया केमिकल्स को यूज करते हैं, उनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती, और फोटो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल होता है प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉपिक में आपको तीन मिलेगा, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। देखो सैप्रोफाइटिक वो होते हैं, मतलब मान लो कि चूहा मर गया, चूहा मरने के बाद बहुत बदबू आती है ना, सिर्फ चूहा नहीं की कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एनिमल्स नहीं, इवन व्हेन प्लांट डाइज, वो पचने के बाद बहुत बहुत एक बदबू आता है ना, वो बदबू क्यों आता है? वो बदबू क्यों आता है? क्योंकि वो पच रहा है, और वो पचने वाले चीज के ऊपर फीड कौन कर रहा है? सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं वो जो पचने वाले चीजों के ऊपर अपना खाना खाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया पचा हुआ चीज को खाते हैं, ठीक है, मतलब उनके बॉडी के अंदर जाके पच नहीं रहा है, वो पचा वाला चीज को ही खा रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है? जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं, जैसे कि लाइस, लाइस, लीच। हमारे स्टमक के अंदर आपको हुकवर्म मिलेगा जो स्टमक के वॉल के साथ खुद को अटैच करके ब्लड को सक करके अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, तो हम तो लिविंग है और हमारे अंदर वो रह के अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहा है, उसको हम बोलेंगे पैरासाइटिक। और होलोजोइक का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो खाना खाने के बाद पचाते हैं, जैसे कि हमने खाना खा लिया, उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जाके डाइजेशन होगा, मतलब खाना पचेगा, राइट। सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, आपका जो डॉग्स है, कैट्स है, काउज है, ठीक है, ये सभी होलोजोइक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन, एमीबा, एमीबा भी करते हैं ऐसा। और एक चीज याद रखना, ये जो आपका टेबल है यहाँ पे आपको सिर्फ मोनेरा में डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। देखो मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक में आपको कीमो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप दोनों मिल रहा है, उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिल रहा है जिसमें सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक है, होलोजोइक नहीं है, सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक है, ठीक है। तो अब हम ये पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। लिनायस ने टू किंगडम को इंट्रोड्यूस किया था, प्लांटी और एनिमेलिया में, लेकिन दे डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी। अब ग्रीन एल्गी देखे घबरा मत जाना। फोटोसिंथेटिक कौन होते हैं? प्लांट्स। प्लांटी एक क्या है? किंगडम। और उस किंगडम, जब हम प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको दिखेगा कि ग्रीन एल्गी या फिर एल्गी प्लांट किंगडम का ही एक मेंबर है। तो फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी में इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया था, इसीलिए तो आर एच विट्टेकर ने फंजाई को बाहर लेके आया प्लांटी से, राइट। और उसके बाद एक और पैराग्राफ आपको मिलेगा, वहां ये लिखा हुआ है कि बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी the need was also felt to include other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship। मतलब एरिस्टोटल ने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसिडर किया था, लिनियस ने भी, लेकिन आगे जो साइंटिस्ट आते गए वो बारीकी में गया, राइट। सेल स्ट्रक्चर को कंसिडर किया, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारे की सारी चीज़ों को कंसिडर किया। और एक और इम्पॉर्टेंट लाइन जो यहाँ पे लिखा है वो है कि आप देखो ये एरिस्टोटल ने भी प्लांट और एनिमल ये किया था, दो ग्रुप में डिवाइड किया था। उसके बाद लिनियस ने भी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में डिवाइड किया। अर्नेस्ट हैकेल ने भी जो किंगडम सिस्टम किया उसमें प्लांटी और एनिमलिया आपको मिलेगा। उसके बाद कोपलैंड के केस में भी प्लांटी और एनिमलिया कॉमन है, आर.एच. विट्टिकर में प्लांटी एनिमेलिया कॉमन है, और हाल ही में जो डोमेन सिस्टम है वहां पे भी प्लांटी एनिमेलिया कॉमन है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द सब्सक्राइब बटन, स्मैश इट, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन करो, वहां पे नोट्स अपलोडेड होते रहते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करो अगर आपको 1-on-1 गाइडेंस की ज़रूरत होती है। नीट के लिए आपको डेमो टीचर्स प्रोवाइड किया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो।
और डेमो जो होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और अगर आपको डेमो पसंद आया देन यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी विद द टीचर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।